हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा और आज हम बात करेंगे कि जो वर्ल्ड मैरिजेस होती हैं क्या उनमें भी मेंटेनेंस एप्लीकेबल है। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, मेंटेनेंस एप्लीकेबल है अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि ये वर्ल्ड मैरिजेस क्या होती हैं। देखिए, दो तरीके की मैरिजेस होती हैं। तो वैलिड मैरिज होती है जो आपको मालूम है कि अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से किया है तो आप पूरे 7 फेरे करके पूरे रिचुअल्स के साथ करते हैं, फिर आप मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते हैं मैरिज सर्टिफिकेट का। तो हम ये कहते हैं कि लीगल मैरिज है। लेकिन लीगल मैरिज तब होती है जब ये कंडीशन होती है कि दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा ना हो। ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर है, क्योंकि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में बाइगेमी यानी कि एक से ज़्यादा शादियाँ अलाउड नहीं है। वहीं पर अगर मुस्लिम लॉ की बात करें तो वहाँ 4 शादियाँ अलाउड हैं। तो 4 शादियों तक तो शादी वैलिड रहती है, 5वीं शादी पर वो वॉइड हो जाती है। अच्छा, दूसरा हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में कहते हैं कि अगर एक ही खानदान के 2 बच्चे हैं, यानी कि मान लीजिए कि कॉमन ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये एक ही खानदान के हैं, तो अगर ऐसी शादी होती है तो ये वैलिड नहीं है, वॉइड है। लेकिन मुस्लिम्स में क्या होता है, कजन्स में हमने देखा है कि मैरिज हो जाती है, लेकिन हाँ, रियल ब्रदर सिस्टर्स में शादी नहीं होती, वो वहाँ पे वॉइड हो जाती है। या वहाँ पर अगर इद्दत पीरियड चल रहा है, मतलब डिवोर्स के बाद एक इद्दत पीरियड होता है या हस्बैंड की डेथ के बाद एक इद्दत पीरियड होता है, उसके बीच में अगर शादी कर ली गई है तो वो वॉइड है। इद्दत पीरियड कंप्लीट कर लिया तो आप शादी कर सकते हैं। हमारे में इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट में अगर रिलेशनशिप्स भी हैं, जैसे कि मामा भांजी है, इन सब में भी हमें कहते हैं कि नहीं, आप ये शादी वॉइड है। तो बेसिकली बहुत सारे अलग अलग धर्म में क्राइटेरियाज हैं कि ये शादी वैलिड है और ये शादी वॉइड है। तो सवाल यहाँ पे वहीं आ जाता है कि अगर वो शादी किसी भी लॉ के अंदर अगर वो वॉइड है, वैलिड ही नहीं है, तो मेंटेनेंस किस बात का। तो मेंटेनेंस के भी ना अपने लॉज बने हुए हैं। देखिए, जैसे कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो हमारे यहाँ सेक्शन 24 है, जो बात करता है एंट्री मेंटेनेंस की, कि भाई जब भी ये प्रोसीडिंग चल रही है मेंटेनेंस की, तो जो भी पार्टी है ना, वो ये कहती है कि भैया तुम मुझे खर्चा दे दो, मंथली एक्सपेंस और इसका केस का खर्चा, केस प्रोसीडिंग्स का खर्चा दो, मेंटेनेंस दो। सेक्शन 24 ये कहता है। और 25 ये कहता है कि आप परमानेंट एलिमनी, ये मेंटेनेंस की डिमांड करता है, जो स्पाउस डिमांड करता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस के लॉज हैं। वहीं मुस्लिम लॉ के अंदर मेंटेनेंस के लॉज जो हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, वो इद्दत पीरियड तक ही हैं कि इद्दत पीरियड के दौरान आपको मेंटेनेंस देना है। उसके बाद के जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। अच्छा, सीआरपीसी जो है, जो सबके लिए एप्लीकेबल है इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, वो ये कहता है, उसका सेक्शन 125 ये कहता है कि कोई भी है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, उनको मेंटेनेंस मिलेगा। ठीक है, वो एंटाइटल है मेंटेनेंस के, अगर वो फाइनेंशियली केपेबल नहीं है अपने आप को मैनेज करने के लिए। तो ये हमारे लॉज हैं जो मेंटेनेंस से रिगार्डिंग है। लेकिन ये लॉज भी जो बने थे, ये भी वैलिड मैरिज को देखकर ही, दिमाग में रखकर ही बने थे, वर्ल्ड मैरिजेस को देखकर नहीं बने थे। तो अब यही सवाल वापस आ जाता है कि अगर शादी वॉइड है, जब शादी को हम शादी ही नहीं मान रहे हैं, तो मेंटेनेंस क्यों दिया जाए। तो क्या हुआ कि ओवर द इयर्स सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रोच ली जो कि काफ़ी मेच्योर अप्रोच थी। देखिए, स्टार्टिंग में क्या हुआ, इससे पहला केस मैं आपको बताती हूँ 1988। इससे पहले के भी केसेस हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिया है। यमुना बाई अनंतराव अधव वर्सेस अनंतराव श्रीराम अधव। इसमें सीआरपीसी ने क्लियरली मना कर दिया सेक्शन 125 में कि भाई अगर शादी वैलिड नहीं है तो कोई मेंटेनेंस नहीं मिलता, मेंटेनेंस नहीं होगा। लेकिन वहीं पर ही हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 ने कहा कि इंटरिम मेंटेनेंस मिलेगा, या फिर जो आपको केस की प्रोसीडिंग्स के जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस हैं वो मिल सकते हैं। क्यों कहा, क्योंकि सेक्शन 24 जो है वो इस पर बेस्ड ही नहीं है कि शादी वैलिड है कि वर्ड है। वो तो इस पे बेस्ड है कि पार्टीज कौन है प्रोसीडिंग, पार्टीज टू द प्रोसीडिंग, वो इस पर बेस्ड है। तो जो पार्टी है प्रोसीडिंग के अंदर, उसको मेंटेनेंस मिलेगा। ये तो डिसाइड ही नहीं हुआ ना कि अभी शादी है, वैलिड है कि नहीं है, प्रोसीडिंग चल रही है, तो प्रोसीडिंग के दौरान जो है मेंटेनेंस मिलेगा। तो ये हुआ 1988 में। फिर 1991 में दूसरा केस आया, के विमल वर्सेस के वीरास्वामी। वहां पर भी पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स के नाम पर सेक्शन 24 के तहत हिंदू मैरिज एक्ट में वॉइड मैरिज में भी इंटरिम मेंटेनेंस मिला। लेकिन जैसे 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 ईयर्स गुजरते गए, मैच्योरिटी आई,
इनफैक्ट हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 25 भी एप्लीकेबल हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए, अब हो सकता है ना कि उसको पता ही नहीं था कि उसकी शादी वैलिड है कि नहीं, वो तो ये सोचकर ही, मतलब एक जो विमेन है वो तो शादी में सोचकर ही गई थी कि वैलिड है, उसने तो अपनी पूरी ड्यूटीज फुलफिल की, उसकी तो बहुत हार्डशिप्स हैं, है ना, तो वो तो फाइनेंशियली अब साउंड भी नहीं है कि वो अपना खर्चा खुद कर सके। तो इसलिए सेक्शन 25 के तहत अगर ये बाद में मान लीजिए शादी के 10-15 साल के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि जी शादी तो जी वर्ड है, तो उसमें उस विमेन की क्या गलती है। तो ऐसे केसेस में उन्होंने बोला कि नहीं, परमानेंट एलिमनी भी मिलेगी। लेकिन अभी भी सीआरपीसी ने नहीं अलाउ किया। फिर केस आया हमारा चंद मुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लिबरल ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लिया और उन्होंने कहा कि हाँ देखिए, अगर ये नहीं पता था, अगर ये मान लिया जाए कि सामने वाले को नहीं पता था कि शादी वॉइड है या इलीगली की गई है और उसने वो वैलिड समझकर उस शादी को पूरी तरीके से निभाया है, और ये जो पीरियड है, शादी का पीरियड जो रहा है वो अच्छा खासा लंबा रहा है और उसमें उसने सारी ड्यूटीज अपनी एज अ वाइफ परफॉर्म की हैं, तो हाँ उसको मेंटेनेंस मिलेगा। सेम यही बादशाह वर्सेस साउ उर्मिला बादशाह गोडसे में भी ये कहा गया कि हमें और प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा, हमें और ऐसा सोचना पड़ेगा कि हो सकता है कि उसको पता ही नहीं था कि शादी वैलिड नहीं, वो तो वैलिड ही समझ के कर रही थी। तो बहुत सारे क्राइटेरिया देखे जाएंगे। इवन ये भी कहा गया आने वाले केसेस के अंदर कि अगर लिव इन रिलेशनशिप्स भी हैं, यहाँ पे शादी तो है ही नहीं, तो वॉइड या वैलिड की तो बात ही नहीं हुई, लेकिन एक कपल जो एक साथ रह रहा है, 10-15 साल से एक साथ रह रहा है, और जो वाइफ है उसने अपनी सारी ड्यूटीज परफॉर्म की हैं, और बाहर वाले को तो लग ही रहा है कि वो हस्बैंड एंड वाइफ है। अब आप कोई हर किसी को तो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते नहीं रहते, तो उनको तो लग ही रहा है कि हस्बैंड एंड वाइफ की तरह आपने एज अ वाइफ पूरी ड्यूटीज निभाई हैं। और अब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, आप नहीं हो इंडिपेंडेंट और आपको मेंटेनेंस चाहिए, तो कोर्ट ने कहा कि फॉर द हार्डशिप्स जो अब उसकी लाइफ में आ गई हैं आफ्टर द सेपरेशन, तो हाँ मेंटेनेंस बनता है। तो इस पूरे उस पे यही कहा है कि हमें ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ऑन अ लिबरल ग्राउंड, ऑन अ प्रोग्रेसिव अप्रोच, एक फॉर अ विमेन, हाँ जिसने एक प्रॉपर एक लंबा टेन्योर एक मैन के साथ गुजारा, अपनी वाइफ की ड्यूटीज पूरी निभाई हैं, ठीक है, ये प्रूफ किया जाएगा, ये देखा जाएगा, आपके विटनेस आएंगे, ये देखा जाएगा, समझा जाएगा, और अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है कि हाँ उन्होंने अपना पूरा का पूरा एज अ वाइफ की तरह ही रोल निभाया है, तो मेंटेनेंस के लिए वो एलिजिबल हैं, और अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। थैंक यू।